मैं अपनी सुहाग रात की सेज में दुल्हन बने बैठी थी। एक गरीब घर की लड़की होने के बावजूद आज मैं एक आलीशान बंगले में अकेली थी। पूरे बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर कमरे में फूलों की चादर थी। फूलों की मादक खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। मेरे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के दौरान मुझे मेरे पति मिले थे, जो कि एक बहुत ही रईस इंसान है, और जब उन्होंने मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगा था तो ऐसा लगा कि मानो मैं सपना देख रही हूँ। पर मुझे यही शक हो रहा था, इतने रईस इंसान से तो कोई भी लड़की शादी को तैयार हो जाएगी, पर मुझ गरीब की झोपड़ी में यह अपना रिश्ता क्यों लेकर आए हैं, और अब तक यह पहेली नहीं सुलझ पाई है। एक पुलिस होकर भी मैं यह पहेली नहीं सुलझा पाई हूँ, क्योंकि अगर मैं रईस होती तो शायद रईस से ही शादी करती। तभी दरवाजे में आहट हुई और मेरे पति कमरे के अंदर आ गए। मैं लाखों के गहने पहने, एक महंगा लहंगा पहने हुए, घूंघट ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही थी, और मेरे पति एक शेरवानी पहने कमरे के अंदर आए और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह पल आ चुका था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वह पल जब मुझ जैसी गरीब लड़की एक अमीर लड़के की बाहों में लिपटने वाली थी और उनके प्यार में डूब जाने वाली थी। उसके बाद कमरे में जो कुछ हुआ उसे देखकर तो मेरी रूह कांप उठी। मुझे इतना समझ आ गया था कि आखिर उन्होंने एक गरीब घर की लड़की को क्यों चुना, क्योंकि उनकी हरकत ही ऐसी थी। कमरे के अंदर आकर उन्होंने अपनी शेरवानी उतार दी और एक छड़ी लेकर अपने आप को जोर जोर से मारने लगे। इस तरह की मारधाड़ तो पुलिस स्टेशन में देखा है मैंने, पर कोई इंसान ऐसे खुद को मार सकता है यह मैं सोच भी नहीं सकती। और वह अपने आप को जोर जोर से मारने लगे और मैं बड़ी बड़ी आंखों से सांसें रोके यह सब कुछ देख रही थी। यह सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग मानो काम करना ही बंद कर दिया था और मुझे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने छड़ी को नीचे फेंक दिया, अपने हाथों से गाल में जोर जोर से मारने लगे। वह घायल हो चुके थे। इस हालत में जोर जोर से रोकर कहने लगे, भगवान मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दो। अब मेरी आंखों के एक कोने से पानी की एक बूंद टपक पड़ी। मेरी आंखें नम होने लगी थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि अपने आप को इस कदर सजा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो मैं कमरे में हूँ ही नहीं और मेरे पति ऐसी अटपटी हरकतें कर रहे थे। अब मैं अपने आप को संभाला और अपने पति के पास गई और जल्दी से वह छड़ी छीनकर मैंने फेंक दिया। मैंने अपने पति को बिस्तर पर लटा दिया। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मैं उनकी मरहम पट्टी करने लगी, साथ ही उनको शांत करने लगी। काफ़ी देर तक मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा तो उन्हें नींद आ गई। मैं भी अपने कपड़े बदल लिए और अपने सारे गहने अलमारी में रख दिया। फिर लाइट बंद करके उनके बगल में आकर लेट गई। अब मैं रोने लगी थी, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा दिल दहल उठा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं उन ख्यालों में खो गई जब मैं पहली बार राजीव को देखा था। मेरा नाम दीपा है और मैं 23 साल की हूँ। उस वक्त मुझे नई नई पुलिस में नौकरी मिली थी और राजीव जो कि एक रईस बिजनेसमैन है और उनकी खुद की करोड़ों की फैक्ट्री है, उनके यहाँ एक बड़ी बिजनेस मीटिंग और पार्टी होने वाली थी। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग और वीआईपी आने वाले थे। इसी वजह से उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी, तो मेरी एक टीम को वहाँ तैनात कर दिया गया था और वहाँ काम करते वक्त मेरी नज़र राजीव से मिली थी। उस वक्त वह पार्टी में बिजी थे। हम वहाँ के मौजूद लोगों की हिफाजत में थे। रात के करीब 11 बजे राजीव हमारे पास आए और कहा, आप लोग भी डिनर कर लीजिए। उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। कोई इंसान तो हम पुलिस वालों की खबर तक नहीं लेता, पानी तक नहीं पूछता, और यह हमें डिनर करने को कह रहे हैं। मैंने कहा, हम अभी ड्यूटी पर हैं और खाना नहीं खा सकते जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। मेरी बात सुनकर राजीव मेरी तरफ देखने लगे और चिंतित नजर आ रहे थे और फिर वह अंदर चले गए।
मुझे भूख तो बहुत लगी थी और मन ही मन यह दुआ कर रही थी कि जल्दी पार्टी खत्म हो जाए और मैं खाना खाऊं, पर यह पार्टी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के करीब 1 बजे पार्टी खत्म हुई और तभी राजीव हमारे पास आ गए। हमारी ड्यूटी के लिए हमें धन्यवाद दे रहे थे। यह भी हमारे साथ पहली बार हो रहा था कि कोई रईस बिजनेसमैन पुलिस वालों को धन्यवाद दे रहा था। वह अपने हाथ में खाने के पैकेट लेकर आए थे और हम पुलिस वालों को एक एक पैकेट पकड़ा दिया। कहा, आज का डिनर मेरी ओर से, आप लोगों को यहाँ खाने में शर्म आएगी, इसलिए मैंने खाना पैक करवा दिया है। काफी आश्चर्यचकित होकर मैं उनकी तरफ देखा, फिर हमने अपने अपने पैकेट ले लिए। मैं भी वहाँ नहीं खाना चाहती थी तो मैं घर चली आई। घर आकर फ्रेश होकर मैं जब वह पैकेट निकाला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। राजीव ने एक से एक पकवान उस पैकेट में पैक करवा दिए थे। मिठाई के ही 2-3 पैकेट थे। मैं गरीब घर की लड़की हूँ और इतना लजीज खाना शायद ही मैं कभी खाया होगा। मैंने अपने हिस्से का खाना निकाला और खाकर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया, जो मैंने अभी अभी अपनी पहली कमाई से खरीदी थी, और फिर सो गई। जब सुबह मेरे घर वाले उठे तो फ्रिज का खाना देखकर चकित रह गए। जब मुझसे पूछा तो मैं बता दिया कि खाना कहाँ से आया है। मेरी माँ उस खाने को निकाल कर गर्म करने लगी और फिर सबको वही खाना परोस दिया, क्योंकि हम अन्य का दाना खराब नहीं करते। हमने बहुत ही गरीबी के दिन देखे हैं और मेरे पापा हमेशा यही कहते हैं कि अन्य का एक दाना भी खराब नहीं करना चाहिए। हमने खाना खा लिया, फिर मैं अपने काम पर निकल गई और दिन भर काम करते करते राजीव की बातें मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी थी। शाम को जब मैं काम से घर वापस आई तो हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ी सी कार खड़ी थी। उसे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि हमारे घर के बाहर तो कभी कार नजर नहीं आती। मैं गरीबों के झोपड़े में रहती हूँ और यहाँ तो किसी के पास भी कार नहीं है। आसपास के बच्चे कार के सामने इकट्ठे होकर बड़े अजीब नजर से उसे देख रहे थे। घर के अंदर आते ही मैं चौंक उठी, क्योंकि मुझे घर के अंदर एक ऐसा शख्स नजर आया जिसे देखने की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। राजीव अपनी माँ को लेकर हमारे घर पर आए थे। मेरे अंदर आते ही मेरे पापा ने कहा, यह मेरी बेटी दीपा है, यह पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं पापा की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी। मेरे पापा ने कहा, यह राजीव है और यह उनकी माँ है, यह तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैं उन दोनों को नमस्ते किया तो मेरी माँ ने कहा, जा कपड़े बदल कर आ। पर राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, पुलिस की यूनिफॉर्म तो सम्मान के लायक है। पर मैं रुकना नहीं चाहती थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े रईस इंसान इतनी बड़ी कार लेकर मुझ गरीब की झोपड़ी में रिश्ता मांगने क्यों आए हैं। मैं तो एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ और मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ करीब 4 सालों से उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी है। बहुत ही मुश्किलों के साथ उन्होंने मुझे और मेरे भाई राहुल को ग्रेजुएशन करवाया है। मेरा भाई तो MBA की पढ़ाई करना चाहता है, पर लाख जगह चक्कर काटने के बावजूद भी मेरे पापा को उसका एजुकेशन लोन नहीं मिल पाया। थक हार कर वह जॉब ढूंढ रहा है। मेरा भाई मुझसे 2 साल का छोटा है। मैंने तैयारी करके बहुत मुश्किलों के साथ पुलिस की जॉब ली है। वैसे तो मेरी एक आदत अच्छी है कि मैं घर को हमेशा सजाकर और साफ सुथरा रखती हूँ, लेकिन फिर भी यह लोग तो राजमहल में रहते होंगे, फिर मुझ जैसे गरीब लड़की के घर पर आकर कैसे बैठ गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव ने ऐसी क्या कमी है जो वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। मेरी माँ उन लोगों के लिए चाय और नाश्ता का इंतजाम कर दिया। मैं उनकी पार्टी का चकाचौंध देख चुकी हूँ और मेरे घर के बर्तन देखकर मुझे शर्म आ रही थी। वह दोनों खुशी खुशी चाय और नाश्ता किया और नाश्ते और चाय की तारीफ किए जा रहे थे। तभी राजीव के पास कुछ जरूरी फोन आ गया और उन लोगों को तभी जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन लोगों ने काफी खुशी जाहिर की। जब वह चले गए तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, यह सब क्या है? इतना रईस इंसान आखिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरे पापा ने कहा, तुम हमेशा पुलिस का दिमाग लगाती हो,
अगर कुछ गड़बड़ होता तो पुलिस वाली से शादी का रिश्ता मांगने आएंगे क्या? और ऐसे भी पहली बार बात करने आए थे, हम तो पूरी छानबीन करेंगे। 2 दिनों बाद राजीव फिर से हमारे घर पर आ गए। इस बार वह डिनर पर घर पर आए थे। मेरी माँ किचन में उनके लिए खाना बना रही थी कि राजीव की माँ भी किचन पहुँच गई और कहने लगी, दीदी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मेरी माँ कही, आप मेहमान हैं, आप क्यों तकलीफ करती हैं? पर उन्होंने एक न सुनी और मेरी माँ की मदद करने लगी। इधर राजीव भी मेरे पापा और भाई से बात करने लगे। जब उन्हें पता चला कि मेरा भाई काम ढूंढ रहा है तो उन्होंने कहा, हमारी कंपनी में बहुत सारी पोजीशन ओपनिंग हैं। उन्होंने अगले दिन ही मेरे पापा और मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा फैक्ट्री के मजदूर हैं तो कहा, आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आ जाओ, हमें तो एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत है। मेरे पापा बहुत ही खुददार इंसान हैं, पर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। यह सुनकर खुश हुए कि सीधे जॉब ऑफर नहीं किया। अगले दिन जब उन दोनों की कंपनी में इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से हुआ और कुछ दिनों में उन दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। राजीव की कंपनी ने अच्छी पोस्ट और सैलरी ऑफर की थी। इस तरीके से तो हमारे परिवार की गरीबी भी दूर हो जाएगी। अब चूंकि हमारा मकान बिल्कुल छोटा था और बिल्कुल झोपड़ी सा था तो उन्होंने एक अच्छा सा मकान किराए पर ले लिया। कहा, बेटी का इतना अच्छा रिश्ता आया है, बार बार वह इस झोपड़ी पर आते हैं तो मुझे शर्म आती है। मेरी माँ कुछ नए बर्तन खरीद लाई थी, पर फिर भी उनके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं। एक दिन राजीव और उसकी माँ ने हमें अपने घर पर न्योता दिया ताकि हम भी उनके घर देख ले। मेरा परिवार जब उनके घर पर गए तो हम सब तो उनका घर देखते ही रह गए। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। राजीव की माँ की तरह मेरी माँ भी उनकी मदद करने किचन में चली गई और राजीव बहुत ही प्यार से हमसे बातें करने लगे। राजीव की माँ ने मेरा हाथ मांगा और कहा, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर हो तो हमारे घर पर खूबसूरत बेटी आएगी। उन लोगों ने हमारे परिवार को जितनी इज्जत अफजाई की थी, मेरे पिता ने शादी के लिए हाँ कर दी। राजीव की माँ ने कहा, आप पहले बेटी से पूछकर फिर बताएं, पर हमारे घर में तो शादी का फैसला बड़े ही लेते हैं। लेकिन वह लोग चाहते थे कि शादी की रजामंदी मुझसे ली जाए। मेरे पापा को उनकी यह बात काफी अच्छी लगी और घर आकर उन्होंने मुझसे जब यह पूछा तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गई। मैंने कहा, पापा मुझे राजीव बहुत पसंद है। मेरा भाई राहुल बोलने लगा, दीदी इतने अच्छे जीजाजी मिले हैं, झट से हाँ कर दे। पापा बोले, राहुल तेरी शादी नहीं हो रही, दीदी की हो रही है, उसकी रजामंदी जरूरी है। मैंने कहा, पापा मुझे सिर्फ यह बात समझ नहीं आ रहा कि इतने रईस इंसान हमारे घर पर रिश्ता लेकर क्यों आए हैं। पापा ने कहा कि मैं उसकी फैक्ट्री में भी पता लगाया, राजीव बहुत अच्छे इंसान हैं, कंपनी के हर एक इंसान हर एक मजदूर का ध्यान रखते हैं, छोटे बड़े सभी की इज्जत करते हैं। मेरे हिसाब से तुझे इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। फिर मैं शादी के लिए हाँ कर दी, पर मेरे पिताजी सोच में डूब गए कि शादी के लिए इतना खर्चा कैसे करेंगे। मेरे पापा ने राजीव को कॉल करके कहा कि दीपा शादी के लिए तैयार है। अगले ही दिन राजीव और उसकी माँ शगुन लेकर हमारे घर पहुँचे। मेरे पापा ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि अगर आपका कोई डिमांड हो तो। इस पर राजीव की माँ ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बेटी पुलिस वाली है और दहेज लेना या देना गैर कानूनी है, कहीं आपकी बेटी हमें गिरफ्तार न कर ले। बोलकर वह हंसने लगी। फिर कहा, हम अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, शादी का जो भी खर्चा आएगा और जो भी देना होगा हम देंगे। मुझे शगुन देते हुए कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी मम्मी पापा के आंखों से आंसू आ गए थे। मेरे ससुराल वालों की तरफ से मेरे पूरे घर के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे, पर मेरे पापा खुददार इंसान हैं और वह तोहफा नहीं लेना चाहते थे। तभी राजीव ने कहा, मेरी एक डिमांड है। मेरे पापा सुनकर चौंक उठे, फिर पूछे, बेटा क्या डिमांड है? तो राजीव ने कहा, आपको मुझे अपना बेटा मानना पड़ेगा। मेरे पापा मुस्कुराने लगे, कहा, तुम भी आज से मेरे बेटे हो। फिर
फिर उसने कहा कि मैं जो भी तोहफा लाया हूँ एक बेटे की हैसियत से लाया हूँ और बेटे होने की हैसियत से मैं आपसे एक और चीज मांगूंगा। मेरे पापा ने सीना चौड़ा करके पूछा कि क्या बेटा? तो उन्होंने कहा हम कंपनी की तरफ से राहुल को एमबीए की पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहते हैं। मेरा भाई तो यह सुनकर चहक उठा और अपने होने वाले जीजाजी के गले लग गया। मेरे पापा राहुल के गले लग गए और फिर बड़े धूमधाम से मेरी शादी हो गई और ढेर सारे अरमान सजाकर मैं अपने ससुराल आ गई। सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा था, पर आज रात यह क्या हुआ मेरी समझ से परे था। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पति काम पर जा चुके थे। मैं भी तैयार होकर काम के लिए निकल गई। हमारे डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है और मुझे छुट्टी भी नहीं मिल पाई। मैंने 2-4 दिन छुट्टी ही ली है और 2-4 छुट्टियां अपने हनीमून के लिए बचा रखा है। जब मैं घर वापस आई तो हमने साथ मिलकर खाना खाया। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, पर फिलहाल मैं अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाली हूँ। सच्चाई तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। आज रात भी मेरे पति ने वही हरकत की। वह अपने आप को मारने लगे और रोने लगे और ना जाने अपने किस गुनाह की माफी मांग रहे थे। किसी तरीके से मैंने उन्हें संभाल कर सुला दिया। अब तक मैं और मेरे पति एक नहीं हो पाए। मेरी मम्मी भी फ़ोन करके ससुराल के बारे में पूछ रही थी, पर मैंने रात वाली बात मम्मी से छुपा ली और धीरे धीरे मैं राजीव को कॉन्फिडेंस में लेने लगी और उसकी माँ को भी। अगले दिन मैं राजीव से कहा, राजीव, रात को आप किस तरह से परेशान क्यों हो जाते हो और यूँ अपने आप को नुकसान क्यों पहुँचाते हो? मेरी बातें सुनकर राजीव मुझसे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा था। मैं किसी तरीके से उसे शांत किया और फिर उसे सुला दिया। मुझे ही राज का पता लगाना था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जो भी राज मेरे पति के दिल में था वह उसे दबा कर रखना चाहते थे और मैं अपनी सास से पूछकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मैं ही उनका बैकग्राउंड चेक करने लगी। मुझे पता चला कि उनकी फैक्ट्री में कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। वह एक भयानक केमिकल एक्सीडेंट था जिससे उसके कंपनी के कई मजदूरों की मौत हुई थी और केमिकल लीकेज की वजह से मजदूर बुरी तरीके से जल गए थे और घायल हो गए थे। मैं उस पुलिस वाले तक पहुंच गई जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी और उससे मुझे यह पता चला कि यह हादसा कंपनी वालों की गलती से ही हुई थी, पर उन्होंने पैसे खिलाकर केस दबा दिया था। जिन मजदूरों की जान गई थी और जो घायल हुए थे उनको हर्जाना मिला। कई मजदूरों के परिवार को नौकरी भी मिली थी और अच्छे खासे पैसे भी मिले थे, पर जो गम था मजदूरों की मौत का और घायल होने का, उस गम की भरपाई नहीं हो पाई। मैंने उस केस की फाइल ले ली थी और स्टडी करने लगी थी, पर मुझे और कुछ नहीं मिल पाया। फिर एक रात जब राजीव अपने आप को मार रहे थे और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे और बुरे तरीके से रो रहे थे, तो मैं राजीव को कॉन्फिडेंस में लिया। मैंने कहा, आप उस केमिकल एक्सीडेंट की वजह से ही अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। यह सुनते ही राजीव जोर जोर से रोने लगा और टूटने लगा और मुझसे माफी मांगने लगा और उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा वह सुनकर मैं कांप उठी। राजीव ने कहा, तुम्हारे चाचा मेरी फैक्ट्री में काम करते थे और उन्होंने मुझे आगाह किया था कि कंपनी में इस तरह का हादसा हो सकता है। उसके लिए एक बड़ा रिपेयर वर्क कराना था, पर उस वक्त मैं घमंड में चूर था और पैसा कमाने के नशे में बिल्कुल डूबा हुआ था। मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और उसकी रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया और फिर एक रात वह हादसा हो गया और जब मैं वहां पहुंचा तो मजदूरों की हालत देखकर मेरा कलेजा हाथ में आ गया था और इस हादसे से तुम्हारे चाचा की मौत हो गई। यह सुनकर मैं भी रोने लगी। मेरे चाचा और मेरे पापा के बीच में रिश्ते में कड़वाहट थी, इसलिए वह अलग रहते थे और हमें उनकी मौत की खबर भी मिली थी। वह जहाँ काम करते थे वहाँ एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। हम वहाँ गए भी थे, पर उस वक्त हमें नहीं पता था कि मेरे चाचा राजीव की फैक्ट्री में काम करते थे। राजीव ने कहा, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन हमारी शादी वाले दिन मुझे तुम्हारी चाची नजर आई और मेरा कलेजा बैठ गया। जब मैं तुम्हारे पापा से उनका परिचय पूछा तो मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनकी पति की मौत मेरी वजह से हुई है। अगर तुम्हारे चाचा की बात मैं मान जाता तो इस हादसे को रोका जा सकता था और फिर तुम्हारे सामने मैं अपने
आप को एक अपराधी समझने लगा, कहकर राजीव रोने लगे थे। राजीव ने कहा, उस हादसे के बाद से मैं बिल्कुल बदल गया। हर वक्त मजदूरों और गरीबों के बारे में ही सोचा करता हूँ और पैसे का लालच मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे थे। मैंने अपने घर वालों को यह बात छुपा ली क्योंकि राजीव अब ऐसे इंसान नहीं रहे, बदल चुके हैं और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। साथ ही उन्हें समझाया था कि जो भी हो गया है उसे भूल जाइए, आगे से ऐसा कोई हादसा न हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद मैं और राजीव एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी बिताई, पर कहीं ना कहीं राजीव के दिल में वह गम अभी भी मौजूद है और मैंने उन्हें चोरी छुपे आंसू बहाते हुए देखा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।